अभी जो बात हो रही है वो बात हो रही है, आपने इरफान साहब ने कहा, पीयूष ने कहा, तो हम इतिहास से पीछे से आगे की तरफ आ रहे हैं। तो मैं थोड़ी माफी के साथ वर्तमान पर रहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने वर्तमान को दर्ज करने की कोशिश की है। और एक बात और थोड़ी माफी के साथ कहना चाहता हूं कि मैं पहले का सत्र सुन रहा था जो मीडिया पर बात हो रही थी। मुझे लगता है कि शायद मीडिया के काम के बारे में जब हम बात करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने प्रति थोड़े नरम हो जाते हैं। मुझे बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कहता हूं कि मीडिया का काम केवल जो जन रुचि है उसको दिखाना नहीं है। मीडिया का काम जन रुचि का निर्माण करना भी है। आखिर क्या ऐसी बात है कि हमारे देश में इमरजेंसी के वक्त जो अखबार तनकर खड़े हो गए थे, जिनके किस्से हम आज भी सुनते हैं, इस सभागार में बैठे ज्यादातर लोग उन अखबारों की बात करते हैं, उन अखबारों से किसी न किसी रूप में ताल्लुक रखते हैं। हमारे साथ राहुल देव जी हैं और तो बहुत सारे लोग हैं। आखिर क्या कारण है कि वो लगभग 1.5 बरस की इमरजेंसी में सारे अखबार, अब मैं तो उस वक्त नहीं था, मतलब, लेकिन जो भी हम देखते हैं तो पता चलता है कि नहीं, अखबारों ने प्रतिरोध दर्ज कराया। तो भारतीय मीडिया की इज्जत उसी वजह से तो है। उसकी विरासत क्या है कि वो खड़े हुए, सत्ता का काम कुचलना था, लेकिन अखबारों का काम क्या था। लेकिन आज क्या है? क्या मुझे कोई एक व्यक्ति बता सकता है कि आज किसी एक अखबार है जो तनकर खड़ा हुआ है? क्या आज कोई एक टीवी चैनल है जो तनकर खड़ा हुआ है? ये वर्तमान है जिस पर मैं अपनी बात थोड़ी सी रखना चाहता हूं कि हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं। वो जमाने थे, वो जमाने में औरंगजेब ने जो भी किया उस पर बात आ गई, उस पर किताब आ गया। लेकिन जिस समय के हम सब साक्षी हैं, उस समय का क्या? क्या हमारा काम केवल इतिहास की किताब पलटना है और उसमें से बहस करना है, या हमारा काम अपने वर्तमान में हस्तक्षेप करना है? मैंने केवल और केवल ये कोशिश की कि मैं अपने वर्तमान में हस्तक्षेप करूं। अभी मीडिया के बारे में बहुत सी बात की गई, अरावली की बात की गई कि साहब अरावली पर बहुत से प्रोग्राम बनाए गए, लेकिन अरावली पर कोई प्रोग्राम नहीं चले। आखिर इस मीडिया ने, अगर हम बीते 20-21 वर्ष की मैं बात कर लूं, तो 2014 तक प्रधानमंत्री पर हर क्रिटिकल टिप्पणी मौजूद थी इन्हीं चैनलों में। और वो हर तरीके से थी, वो मजाक में भी थी, वो अपमान में भी थी, वो कवि सम्मेलनों में भी थी। यानी हमने सोचा नहीं कि हम प्रधानमंत्री पर क्या कह रहे हैं, और हमने कहा कि वी आर सेलिब्रेटिंग द फ्रीडम। हम क्योंकि ये मानकर चल रहे थे 2014 से पहले कि हमारे टेलीविजन एंकर प्रधानमंत्री पर कुछ भी कह सकते हैं। हमारे पास वो तस्वीर भी मौजूद है जिसमें मनमोहन सिंह जी को पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग घेरे हुए हैं। मीडिया चैनल ही चैनल हैं, पत्रकार ही पत्रकार हैं, और मनमोहन सिंह जी बैठे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं। और उसके बाद हम ऐसा समय देख रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री केवल इंटरव्यू देते हैं, और वो केवल 2, 4, 5 लोगों को इंटरव्यू देते हैं, और यही हम हैं। तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको वर्तमान पर अगले 2, 4, 5 मिनट चाहता हूं कि हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं, हमारा नैतिक बोध क्या है। अगर हम कहते हैं कि हम गांधी, नेहरू, अंबेडकर, पटेल, सुभाष की विरासत को लेकर आगे चल रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ी बात क्या थी? असल में कोई भी कौम जो कीमत नहीं चुकाएगी, वो आगे कितना जाएगी मुझे नहीं मालूम। और हर कौम को अपने वर्तमान में कीमत चुकानी होती है। लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान का मीडिया, हिंदुस्तान की जनता, उसके सारे क्लासेस शायद कीमत चुकाने से पीछे हट रहे हैं। हम सब जानते हैं कि मुश्किलें आएंगी, लेकिन मुश्किलें तो आजादी की लड़ाई में भी थी। क्या कम मुश्किलें थी? और उस वक्त कितने लोग लड़ रहे थे? आजादी की लड़ाई के वक्त हिंदुस्तान की आबादी लगभग 33 करोड़ के आसपास थी। क्या 33 करोड़ लोग लड़ रहे थे? बमुश्किल इतिहास में देखेंगे कि 4-5 लाख लोग कुछ आपको दर्ज मिलेंगे। उसमें से भी जेलों में जाते वक्त कितने लोग मिलेंगे? 30,000, 40,000 अधिकतम आंदोलनों में। तो जाहिर बात है कि हर वक्त लड़ाई करने के लिए तो कुछ ही लोग निकलते हैं, लेकिन क्या इस वक्त उतने लोग निकल रहे हैं, अपने सवालों के साथ पूछ रहे हैं? आखिर क्यों भारत का मीडिया चुप हो गया है? आखिर वो क्यों नहीं सवाल करता? क्या
हमें कोई बता सकता है कहीं कहाँ कोई डेटा है कि 2000 मान लीजिए कि 4-5 से लेकर के या अटल जी के कार्यकाल को भी शामिल कर लीजिए, कितने लेखकों, पत्रकारों, चैनलों को बंद कर दिया गया क्योंकि वो कोई ऐसा सवाल पूछ रहे थे जो ठीक नहीं था। तो क्या कारण है कि जो बातें मनमोहन सिंह के समय हमें अच्छी लग रही थी, अचानक एक सरकार बदलते ही खराब हो जाती हैं। तो यहां पर एक सबसे जरूरी बात है जो मुझे लगता है कि होनी चाहिए, और वो है कि राहुल गांधी नेहरू के बाद भारत में दुष्प्रचार का सबसे ज्यादा शिकार होने वाले नेता बन गए। और मैं कहता हूं कि इस वक्त विपक्ष में तमाम लोग हैं, एक से एक लोग हैं, और मैं देखता हूं कि स्टालिन साहब पर भी किताब लिखी जा रही है, अखिलेश जी पर भी किताब लिखी जा रही है, ममता जी पर भी किताब लिखी जा रही है। लेकिन मेरे जैसा एक बहुत गैर मामूल, मैं कहूंगा बिल्कुल मामूली व्यक्ति एक किताब लिखता है और हमारा टेलीविजन चैनल की पूरी दुनिया उसको खलनायक बता देती है। तो मैं तो वर्तमान की बात कर रहा हूं कि आखिर क्या कारण है कि हमारा मीडिया जो इस वक्त है, मैं उस नोएडा में, दिल्ली में रहता हूं, एक टेलीविजन चैनल के पत्रकार में ये साहस नहीं होता है कि वो मुझसे बात कर पाए। मैं तो अपनी गवाही देना चाहता हूं इस इतिहास के इस वक्त में कि क्या कारण है। और इस किताब के कवर पर राहुल गांधी हैं, लेकिन इसमें इस किताब में हर वो सवाल है जो इस वक्त कहीं दर्ज नहीं हो रहे हैं, और वो दर्ज भी हो रहे हैं तो मिसलीडिंग तरीके से दर्ज हो रहे हैं। तो क्या ये अच्छा नहीं होता कि एक चैनल में जहां पर प्रधानमंत्री पर गाथाएं लिखी जा रही हैं, एक किताब नेता प्रतिपक्ष पर भी होनी चाहिए? तो ये साहस कौन करेगा? क्या क्या वो न्यूज रूम के पत्रकार वो साहस करेंगे? और देखिए, जनता पर हम बार बार जाते हैं, हर कोई बात कह रहा है कि जनता जनता कैसी हो गई, जनता क्या सोच रही है, लेकिन जनता को फीड कौन कर रहा है? तो कैसे हम अपनी जिम्मेदारी से मुकर सकते हैं? क्योंकि फीडिंग का काम तो हमारा ही है, हम बता हम ही रहे हैं। इस देश में इतना बड़ा मीडिया है और थोड़े से यूट्यूब चैनल हैं। अभी सोशल मीडिया के बारे में बहुत सारी बातें हो रही थी, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन जरा आप सारे चैनलों की व्यूज संख्या जोड़ लीजिए जो करोड़ों घंटों में है। यूट्यूब कैसे उसका मुकाबला करेगा? नहीं कर सकता है। इंडिविजुअल्स की बात की गई, इंडिविजुअल्स के कुल आंकड़े कितने हैं? कितने लोग देखते होंगे वो 2-4, 20-25 यूट्यूबर्स को? और हर कोई इस समय एक बात और कहता है हमने गोदी मीडिया देखना बंद कर दिया। ये भी एक बहुत अपने आप को बचाने वाला स्टेटमेंट है। लोगों ने टीवी चैनल देखना बंद कर दिया, मोबाइल देखना बंद नहीं किया है। इस मोबाइल पर लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं? अगर इस मोबाइल पर लोग वो चैनल देखना बंद कर दें जो हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, तो कैसे बात होगी? तो ये कुछ बातें समझनी है कि हमारे वर्तमान में क्या चल रहा है। भारत का कोई भी टेलीविजन चैनल, जब हम इतिहास की बात कर रहे हैं, इतिहास कैसे बनता है? जब हम दर्ज करते हैं वर्तमान को, तभी तो आगे चल करके किताब बनती है। आज जो किताब इरफान साहब लिख रहे हैं, आज से 25 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद वो इतिहास का हिस्सा होंगी। आज क्या दर्ज किया जा रहा है? आज आज पत्रकारिता को हम कहते हैं कि वो जल्दबाजी में लिखा गया साहित्य है। वो साहित्य क्या लिख रहा है? भारत में एक टेलीविजन चैनल का मुझे आप नाम बता दीजिए, अखबार का नाम बता दीजिए जो हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा है। आखिर क्या कारण है कि भारत के टेलीविजन चैनलों में, अखबारों में राहुल गांधी का नाम लेते ही कपकपी छूट जाती है? आप राहुल गांधी पर बात नहीं कर सकते और हम कह रहे हैं कि ये तो आजाद है, ये हमारा ये वाला मीडिया है। याद रखिए, हिटलर मशीन गन लेकर के तानाशाह नहीं बना था। हिटलर संसदीय लोकतंत्र के सहारे ही आया था। वो संसदीय लोकतंत्र के सहारे ही सत्ता पर काबिज हुआ था। तो अगर हम चुप रहेंगे तो चुप्पियों के सहारे कोई भी लोकतंत्र जिंदा नहीं रह सकते। एक आखिरी बात करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक एक संगठन जिसका नाम आरएसएस है, इस पर एक बहुत जरूरी किताब आई है जो मुझे लगता है कि इस वक्त सबसे पतली किताबों में से है। ये कन्नड़ के लेखक हैं देवनूर महादेव, और कन्नड़ में ये किताब केवल 64 पन्ने की है, और तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम
इन सभी भाषाओं को मिला करके 1 करोड़ कॉपियां इसकी बिकी हैं। 1 करोड़ कॉपियां बिकी हैं और केवल 64 पन्ने की है। हिंदी में ये 100 पेज की है। जो लोग आरएसएस के बारे में जानना चाहते हैं उनको भी ये किताब पढ़नी चाहिए, और जो आरएसएस को मतलब जो आरएसएस के बारे में कहते हैं कि हम जानते हैं उनको भी पढ़नी चाहिए, और जो नहीं जानते उनको तो पढ़नी ही चाहिए। क्योंकि इस किताब में आपको कुछ नहीं है, केवल तथ्यात्मक सारी की सारी तस्वीर है कि आरएसएस की सोच क्या है, आरएसएस क्या करना चाहता है। 2025 का साल आरएसएस के साल के रूप में दर्ज होना चाहिए। यही इस समय वर्तमान में क्या चल रहा है। आप देखें कि 1925 में जो आरएसएस बना है वो 2025 में आकर के वैलिडेट होता है। हमारे प्रधानमंत्री भारत में पहले प्रधानमंत्री, हर चीज में वो पहला जोड़ते हैं, तो भारत में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो लाल किले से ऐलान करते हैं, आरएसएस को वैलिडेट करते हैं। इसके पहले किसने ऐसा किया मुझे नहीं मालूम। तो हमारे जो जो डर थे वो एक एक करके हमारे सामने आ रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी 10 वर्ष तक इंतजार करते हैं और 2024 में जैसे ही उनका समर्थन सिकुड़ता है वो आरएसएस पर से वो पाबंदी हटाते हैं, जिस पाबंदी को अटल बिहारी वाजपेयी तक नहीं हटा पाए। और इन सारे सवालों पर आप देखें जीरो रिपोर्टिंग है। कौन सा मीडिया चैनल रिपोर्ट कर रहा है, कौन सा एडिटर, कौन सा रिपोर्टर सामने आकर के पूछ रहा है सवाल कि एक संगठन जिस पर गांधी की हत्या के बाद पाबंदी लगाई गई थी, लाल किले से प्रधानमंत्री उसको वैलिडेट कर रहे हैं। 2025 का वर्ष आरएसएस की घोषणा का वर्ष है, उसकी वैधानिकता का वर्ष है। आप देखिए कि इस वर्ष कितने कितने कार्यक्रम हो रहे हैं और किस तरीके की भाषा हमारे टीवी चैनलों के माध्यम से आए दिन हमारे दिमागों में डाली जा रही है। आरएसएस पर हमारी चुप्पी हमको कमजोर करेगी और लगातार वो कमजोर कर रही है। और वो किसको मजबूत कर रही है? वो मनुस्मृति के विचार को मजबूत कर रही है। इस वक्त इतिहासकार के तौर पर, या जो आपने ऑनेस्टी की बात कही, वो सब हम लोग क्या दर्ज कर रहे हैं? आरएसएस के बारे में किस तरीके के विचार हमारे दिमागों में दर्ज हो रहे हैं? मनुस्मृति के बारे में क्या सोच जा रही है? और आरएसएस सबसे बड़ी चुनौती इस भारतीय संविधान के लिए है, जिसके बारे में दुर्भाग्य से हम कुछ नहीं जानते और इसे 26 जनवरी और 15 अगस्त को याद कर लेते हैं और हम भारतीय संविधान की बात करते रहते हैं। भारतीय संविधान में जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है वो चीज है बंधुता, और इसी बंधुता को सबसे ज्यादा चुनौती चारों तरफ से दी जा रही है। और इस चुनौती के खिलाफ कौन खड़ा होकर के सवाल कर रहा है? कौन कह रहा है कि ये बंधुता हमको चाहिए? और जिसको ये सब करके वोट मिल रहा है, हम उसको राजनीति कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये चाणक्य हैं, हम कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय संविधान को अगर हम जानना चाहते हैं, अगर हम भारतीय संविधान को समझना चाहते हैं, तो हमको उस आईने में देखना चाहिए कि आखिर उस पर सबसे बड़ा हमला कैसे हो रहा है। आपने एक बात आपने कहा कि ये सब कैसे होगा। इन दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों की यात्रा कर रहा हूं। मुझे लगता है सबसे जरूरी बात है संवाद करना, सबसे जरूरी बात है डायलॉग करना, सबसे जरूरी बात है कि वो डिस इन्फॉर्मेशन को लोगों के पास जाकर के दूर करना। आपकी इस बात को सुन के मैं यही सोच रही थी कि अगर सब कुछ अंधेरा होता है या डार्क क्लाउड्स कहते हैं जिसको, तो यू ट्राई एंड लुक फॉर द सिल्वर लाइनिंग। तो मुझे पूरे संवाद से यही